बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आज हम देख रहे हैं, प्रोग्राम करेंगे हेल्थ स्पेशल, जो कि स्पेशल स्टूडियो में हमारा प्रोग्राम होगा। इसमें हम बात करेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर आने वाली जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फिर आपकी बॉडी जो है उसका जो स्किन एक लार्जेस्ट पार्ट है, इसके ऊपर जितने भी आपके निशानात बनते हैं, इसके ऊपर जितनी भी वायरल डिजीज़ होती है, इन्फेक्शंस होती है, फंगल इन्फेक्शन है, एलर्जीज़ हैं, इन सब को किस तरह टैकल किया जाता है। और फिर हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू ये भी कोशिश करेंगे कि जितनी भी आप लोगों के जहनों के अंदर उठने वाले सवाल जवाब हैं, या आप कोई मिथ आपके जहन में ऐसी होती है, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या स्किन से रेलिवेंट कोई भी ऐसे आपके ख्यालात, या आप किसी ऐसी भी क्वेकरी की जगह पे जाते हैं जो कि नॉन क्वालिफाइड लोग आपको डील करते हैं, और वो फिर आपको किस तरह जो है वो अपना ट्रैप करते हैं और किस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में बेस्ड ऑन साइंस अपने एक्सपर्ट की ज़ुबानी आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश करेंगे। हमारा ये जो हेल्थ स्पेशल शो है, इसमें हमने हमेशा कोशिश की है कि हम अपने एक्सपर्ट को बुलाएं और जितने भी मेडिकल से रेलिवेंट जो भी सवालों जवाब हों, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, और हम कोशिश करते हैं कि भरपूर अंदाज में हमारे जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो आपकी रहनुमाई करने के लिए हमारे इस शो में तशरीफ़ लाते हैं। आज का जो हमारा शो होगा, इसमें कंप्लीट हम बात करेंगे स्किन से रेलिवेंट जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसी के ऊपर। और हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं क्वीन ऑफ डर्मेटोलॉजी और मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट वाइब्रेंट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आयशा ग्यास, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, म्यू हॉस्पिटल को डील भी कर रही हैं, और इसके अलावा प्राइवेट सेटअप के तौर पे बाजवा हॉस्पिटल और फिर लाहौर यूनिवर्सिटी के साथ जो टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ पे भी मैडम अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। इसी तरह मेडिकल से रेलिवेंट जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, उनको जदीद तरीन गाइडलाइन के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, या जितनी भी CME प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी डॉक्टर साहब सफ़े अव्वल में पाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी हमने आपसे टाइम लिया और आपने फौरी तौर पे हमें टाइम दिया और हमारी जितनी भी ऑडियंस है उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के फार्मूले भी बताए, तो डॉक्टर साहब एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के इस दौर के अंदर जहाँ पे सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जदीद IT का दौर है, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो 1 मिनट के अंदर वायरल होती है, हमें अपनी स्किन की हिफाजत करनी क्यों ज़रूरी है? डॉक्टर तनवीर, आपने पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मौका दिया कि आपके चैनल के थ्रू कुछ बात करें, क्योंकि आप बजाते खुद एक डॉक्टर हैं, तो जो भी आप क्वेश्चंस उठाते हैं, जिस क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिनको पॉइंट आउट करते हैं, दे आर रियली वेरी पर्टिनेंट एंड वेरी रेलिवेंट, तो इसलिए प्रोग्राम को फौरी हाँ हो भी जाती है। ठीक है। दूसरा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हमने स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें ना, तो ये एक एस्थेटिक्स का भी दौर है। हर बंदा चाहता है वो खूबसूरत हो जाए और शॉर्टकट से हो जाए, क्विक फिक्सेस, वी आर बिहाइंड क्विक फिक्सेस। और वो जो क्विक फिक्सेस की एक हमारी मेंटेलिटी है ना, उसको कैश करती है वो कौम जो असल में डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, जिनका कोई लेना देना इस शोबे से नहीं है, हाँ, बट वो पब्लिक को पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। तो वो आपको बिफोर एंड आफ्टर फेक किस्म के बना के दिखा के कुछ अजीबोगरीब किस्म के ट्रीटमेंट ऑप्शंस दे के पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं। इस दौर में अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखना मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुश्किल हो गया है एज कम्पेयर टू पीछे वाला दौर, क्योंकि अब आपको एक क्लिक के ऊपर सब कुछ नजर आ रहा है और आपका दिल करता है, चाहे ना चाहे, आप उसके साथ इन्फ्लुएंस होते हैं, आप उसकी तरफ रागिब होते हैं कि यार मैं जाके देख लूं एक दफा क्या चीज है। और इसी वजह से हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, समटाइम्स ऐसे होता है कि हम उनको झट से देख के बता देते हैं कि आपने कुछ ना कुछ चेहरे के ऊपर करवाया है विच हैज गॉन रॉन्ग, और अब आपको इसको फिक्स कराना पड़ेगा। ठीक है। तो इस दौर में ये बड़ा मुश्किल है कि अपनी स्किन हेल्थ को मेंटेन करना डिस्पाइट एवरीथिंग अराउंड, सीइंग एवरीथिंग अराउंड, और फिर उसको डिफरेंशिएट करना कि ये फेक है या ट्रूथ है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि आप एक फेमस शख्सियत भी हैं, और हम देखते हैं कि हर तरह के सोशल मीडिया से लेके आपका जितना भी मीडिया है वो किसी भी फॉर्म में हो, वहाँ पे आप हमें नज़र भी आती हैं।
तो क्या आप ये नहीं समझती कि जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो जिसकी वजह से ये जो एस्थेटिक की क्वेकरी हुई है ये बिल्कुल, ये बहुत ही आपने पते की बात पूछी है। बल्कि इनफैक्ट रिसेंटली आई हैड अ प्रोग्राम एट पीसी और उस पर मैंने एड्रेस किया था टू द होल डर्मेटोलॉजिस्ट ग्रुप ऑफ लाहौर, और उनको हमने मोटिवेट किया था कि दे शुड बी प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया ताकि पब्लिक को हम नजर आए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नजर आए। क्योंकि जब वो किसी मसले को पब्लिक जाहिर है सर्च करती है तो उसके सामने वो वीडियोस खुल जाती हैं, चाहे वो किसी ऑथेंटिक बंदे ने बनाई है या नहीं बनाई। तो अपने आप को अपग्रेड करना और सोशल मीडिया के हवाले से प्रेजेंटेबल रखना, अपनी इंफॉर्मेशन को अप टू डेट करना। देखिए सोशल मीडिया में तो सब लोग आ जाते हैं शुरू में, लेकिन इस मीडिया के ऊपर आके आपने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि अप टू डेट भी है। टाइम टू टाइम आपको पता होना चाहिए ना क्या चेंजेस हैं। तो मेरे ख्याल में अब बहुत हो चुका, इनफ इज इनफ कहने वाली बात है। इससे पहले कि हम भी रिप्लेस हो जाएं एआई से, कुछ सालों की बात है, तो उन सालों को मेरे ख्याल में कैश करना चाहिए। एंड एवरी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट शुड बी प्रेजेंटेबल एंड शुड प्रेजेंट हिम और हरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, क्योंकि अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट जो पुराने हैं ना, उनसे जब हम बात करते हैं कि आज के दौर में लेजर है, हाइड्रा फेशियल है और एस्थेटिक आ गया, वो अभी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, ये सब हाँ, लेकिन उनके ना मानने से हकीकत चेंज नहीं हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ टीचिंग लाइन में होती, सिर्फ गवर्नमेंट सेटअप में होती, तो हो सकता है मेरा भी यही स्टांस होता। लेकिन देन आई थॉट कि अच्छा ठीक है, एक वबा की तरह चीज चल रही है तो क्यों चल रही है, तो मैंने एस्थेटिक्स में भी कदम रखा। अब डर्मेटोलॉजी के साथ मैं पैरेलल एस्थेटिक्स भी चला रही हूँ। लेकिन इन चीजों में वाकई इफेक्ट है। हमने बहुत सी डिवोर्सेज होने से बचाई हैं, हमने बहुत सी शादियां टूटने से बचाई हैं। ठीक है, तब हमें अंदाजा होता है कि नहीं, आप इसकी इंपॉर्टेंस को निगेट नहीं कर सकते, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। लोगों को खूबसूरत लगने का हक, दिखने का हक है, और जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है, व्हाई नॉट इन पाकिस्तान, व्हाई नॉट। हाँ, एथिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में हमें प्रोमोट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कि वो एस्थेटिक प्रैक्टिसेस को अपने पार्ट एंड पार्सल बनाएं प्रैक्टिस का। ठीक है, और यही वजह है कि जब हमने डर्मेटोलॉजिस्ट इसको भी एक्सेप्ट करने की फेज में से गुजर रहे हैं और हमने बहुत डिले कर दिया इसको एक्सेप्ट करने में, तो ये मशरूम ग्रोथ आ गई है ऑफ नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट, यू नो, समटाइम्स तो दे इवन आर नॉट एमबीबीएस डॉक्टर्स। ऐसे ही है, क्योंकि आजकल तो फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशनिस्ट और ये वो सभी लोग एस्थेटिक्स करने लग गए हैं। भी एस्थेटिक कर। हाँ, और एवरी अदर डे मेरे पास पेशेंट्स बिगड़ के आ रहे होते हैं, एवरी अदर डे। इट इज सो पेनफुल कि पेशेंट्स के हजारों लाखों लग चुके होते हैं ऐसे प्रोसीजर के ऊपर जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं था, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। बट चूंकि एस्थेटिक क्लिनिक में वो गए हैं, एक वीआईपी किस्म का क्लिनिक है, वहां पे स्टाफ से भरपूर है, एसी लगा हुआ है, फर्नीचर बहुत शानदार है, तो पेशेंट ये सोच ही नहीं पाता कि इसकी डिग्री भी है या नहीं। और मैं आपको बताऊं, कभी कभी तो इतने पुअर प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं कि उसके ऊपर डॉक्टर के नाम के नीचे डिग्रीज ही नहीं लिखी होती। बट हमारी पब्लिक को मैं यही कह सकती हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू कि कम से कम डॉक्टर की जरूर वेरिफिकेशन करें कि ये जो आपको ट्रीट कर रहा है और इतने लंबे चौड़े प्रोग्राम, वो पैकेजेस बता रहा है, पैसे बता रहा है, वो डॉक्टर भी है कि नहीं, क्वालिफिकेशंस देखें। असल में वो आपकी बात ठीक है, जिस तरह आपने कहा ना कि लोग जो है ना वो देखते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, और जिसके पास जाते हैं जब वो उसकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, वो कहते हैं शायद ये सारे प्रोसीजर इसने अपने ऊपर भी किए होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे बात होती है नेल फंगल जो होता है कि नाखूनों के अंदर लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में भी बेशुमार पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जिनके पाँव के नाखून टेढ़े हो जाते हैं, हाथों के टेढ़े हो जाते हैं, तो नेल को हम बेहतरीन शेप में कैसे ला सकते हैं? नेल का फंगस के अलावा भी जाहिर है बहुत सारे इश्यूज होते हैं। नेल्स में रिजेस आ जाते हैं, पिट्स आ जाते हैं, डिस्कलरेशन हो जाती है, उसकी अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, नेल की अराउंड क्यूटिकल खराब हो सकती है, उसके नेल के फोल्ड्स खराब हो सकते हैं, बजाते खुद नेल टूट फूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट नेल्स भी हम बोलते हैं। और जो आयरन डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा साइन आप लोग ही पहचानते रहते हैं, वो कोइलोनिकिया हो जाता है नेल में। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फंगस, यस, हमारी हाउस होल्ड जो काम करने वाली विमेन है, मेरी बहनें, मेरी बाजियां जो घरों में ज्यादातर बिजी रहती हैं, बच्चों के साथ बार बार पानी में हाथ डाल रही हैं, उनको नेल फंगस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड उनको ये पता होना चाहिए कि फंगस नमी पे उगती है, नमी वाले एनवायरनमेंट में, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। जब वो हर वक्त ही हाथों को बार बार पानी में डालेंगी तो अगर वो थोड़ी बहुत भी फंगस है तो बहुत ज्यादा उग जाएगी। प्लस अगर जैसे फफूंदी लगी, ब्रेड को टच करना, पुराने पड़े हुए सब्जी फ्रूट को काटना, उसके साथ वो एक्वायर कर लेती हैं। किसी एक को नेल फंगस है तो उसने नेल कटर इस्तेमाल किया, उसके बाद सारी फैमिली एक ही नेल कटर को यूज कर रही है, सबको फंगस लग जाती है। पानी की टैंकी टाइम पे साफ नहीं की, उसमें काई जम गई, फंगस आ गई, वो सारा पानी वाटर सप्लाई में आ रहा है, हम उसी से नहा रहे हैं,
उससे फंगस लग जाती है, देयर आर सो मेनी रीजंस, लेकिन दिस इज वेरी मच ट्रीटेबल। ये पूरी की पूरी ठीक हो सकती है। एक नाखून खराब हुआ तो वहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए, इससे पहले कि वो बाकी नाखूनों को भी इन्वॉल्व करे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा कि पाँव के नाखून में अगर कोई फंगस लग जाता है, लोग उसका ट्रीटमेंट भी करवाते हैं या नेल ब्लैक हो जाता है, तो वो पीछे से भी आता है तो बार बार उसी शेप में आता रहता है, इसकी क्या रीजंस होती है? फंगस के बहुत सारे रंग होते हैं, ब्लैक उनमें से एक रंग है, वो ब्लैकिश से कलर में हो सकती है। अब जब हम फंगस का ट्रीटमेंट करते हैं और अगर वो कामयाब इलाज हो भी रहा है तो भी जो नाखून का कलर खराब हो चुका है वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, वो डेड हो चुका है, वो आगे बढ़ता जाएगा। और कामयाब इलाज की निशानी ये होगी कि पीछे से जब नाखून ग्रो कर रहा है वो नॉर्मल आना चाहिए। ठीक। अगर वो भी काला ही आए जा रहा है विद द ग्रोथ, तो फिर इसका मतलब है आपका ट्रीटमेंट फेलियर है। ठीक है, दिस इज अ ट्रीटमेंट फेलियर, नाउ वी हैव टू रिकंसीडर। और नेक्स्ट हम फिर ये करते हैं कि वी रिमूव द नेल सर्जिकली या केमिकली। केमिकल नेल इवल्जन भी होती है, उसमें केमिकल्स हम लगाते हैं, यूरिया हाई परसेंटेज में लगा के रखते हैं अंडर ऑक्लूजन, और नेल सॉफ्ट होके उतर जाता है, खुद ही निकल। यस। सर्जिकल नेल इवल्जन भी कर सकते हैं, सर्जिकली नाखून को उखाड़ दें और जो नेल बेड है, जो फंगस का गढ़ है, घर है, वहां पे दवाई लगाएं। ठीक है, उसको सर्जिकली उतार नहीं सकते क्योंकि वहां पे नाखून की जड़ें हैं जहां से नाखून ने बनना है, उगना है। अगर हम फंगस को वहां से सर्जिकली उतार देंगे तो नाखून कभी नहीं उगेगा। ठीक, वो नाखून की भी रूट है ना, ठीक है, वहां पे उसकी ग्रोथ का है। यानी नेल निकालेंगे और फंगस का ट्रीटमेंट, नेल निकालेंगे और नेल बेड के ऊपर जो फंगस पड़ी हुई है नाखून के नीचे, उसको फिर दवाई डायरेक्ट लगाएंगे और खाएंगे भी। तो समटाइम्स हमें सर्जिकली भी नाखून उतार के ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ पेशेंट जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं तो हम देखते हैं कि आप लोग जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो कुछ आपने ऑइंटमेंट लिखी होती हैं, कुछ आपने क्रीम लिखी होती हैं, कुछ आपने जेल लिखी होती हैं, कुछ आपने लोशन लिखे होते हैं। जब ये पेशेंट किसी फार्मेसी पे जाता है, उसके पास अगर क्रीम अवेलेबल नहीं तो वो उसकी जगह ऑइंटमेंट दे देता है, ऑइंटमेंट अवेलेबल नहीं तो उसकी जगह लोशन दे देता है। पेशेंट का सवाल ये है कि इनमें फर्क क्या है? ये बड़ा जबरदस्त सवाल पूछे, और अभी कुछ दिन पहले मैं इंटरव्यूज ले रही थी कैंडिडेट्स के, तो मैं उनसे भी यही पूछ रही थी। तो बहरहाल ये डॉक्टर्स को तो पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पता होगा तो पब्लिक को बताएंगे। वेल, पब्लिक के लिए ये है कि अगर हमने, डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको क्रीम लिखी है तो आपने क्रीम ही लेनी है, इंसिस्ट तो इसी पे करना है जो हमने लिखा है। ठीक। वो इसलिए कि क्रीम जो है वो यूजुअली हम देते हैं जो थोड़ा सा वेट लीजन होता है। ठीक। जो वीपिंग लीजन है, जिसमें से पानी निकल रहा है, ऊजिंग लीजन है, ठीक है जी, उसके ऊपर क्रीम लगेगी। अगर आप ऑइंटमेंट या मरहम उस पे लगाएंगे भी तो वो स्लिप होके गिर जाएगी, इफेक्ट ही नहीं आएगा। ठीक है जी। इसी तरह जैसा पॉलीफेक्स सिंपली अवेलेबल ऑइंटमेंट है, तो अगर हम वो बहते हुए फोड़े के ऊपर लगा देंगे, पे वही लिखी होती है, वो लिखी होती है, हाँ, लेकिन वो रहेगी नहीं ना, वो उसके ऊपर टिकेगी नहीं, वो मजीद उसमें रेशा डाल देती है, हाँ, तो वो उतर जाती है। इसी तरह जो ऑइंटमेंट्स हैं, दे आर फॉर ड्रायर लीजन्स, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी पैराफिन वैक्स ज्यादा है। ड्राई लीजन के ऊपर ये अच्छे तरीके से ठहरती हैं उसकी बेस के ऊपर। जैसे किसी को बहुत ही ज्यादा खुश्क किस्म का एक्जिमा है, चंबल टाइप चीज है, सोराइसिस है, उस तरह की चीजों के ऊपर हम ऑइंटमेंट्स देते हैं। ठीक है। लोशंस, यस, लोशंस पतले से सोल्यूशंस हैं। जब हमें लार्जर बॉडी सरफेस एरिया कवर करना होता है तो फिर हम उनको लोशंस एडवाइस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट सोराइसिस का है और काफी जगहों पे सोराइसिस है, मैंने उसको लोशन एडवाइस किया, इफ ही गोज टू फार्मेसी और वो उसको ऑइंटमेंट या क्रीम दे देते हैं, तो जितनी जगह पे उसने इतने से लोशन से कवर करना था, उसके ऊपर वो पूरी ट्यूब क्रीम की लगाएगा, और वो ट्यूब होगी स्टीरॉइड्स, और वो स्किन से एब्जॉर्ब भी होगा। साइड इफेक्ट प्रोफाइल वो टच कर जाएगा। यानी अंदाजा भी नहीं होता फार्मासिस्ट को, फार्मेसी वाले को और पेशेंट को कि एक सिंपल स्विचिंग से कितना मसला आ सकता है। ठीक है। क्वांटिटी डज मैटर, एंड टाइप जो फॉर्मुलेशन है, क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, ये इनका वाकई ही इम्पैक्ट होता है स्किन डिजीज। चेंज करने से आपको, चेंज करने से आपकी बीमारी बिगड़ भी सकती है, और वर्स्ट कम वर्स्ट वो इफेक्ट आएगा नहीं आपको। जो दवाई हम जिस मकसद के लिए दे रहे हैं वो रिजल्ट ही नहीं अचीव होगा। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप देख रही हैं कि अब मौसम आगे सर्दी आ जाएगी तो पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल बढ़ जाता है। पेट्रोलियम जेली के बेनिफिट आपकी नजर में क्या है? पेट्रोलियम जेली बहुत ही इजीली अवेलेबल, इसको हम वैसलीन भी कहते हैं। यस, वैसलीन चीपेस्ट किस्म का एक जो है मिनरल वैक्स है, और ये इसका सिर्फ एक ही फायदा जो है ना, वो सारे फायदों पे भारी है। वो ये है कि ये जब स्किन के ऊपर कहीं भी लगाते हैं तो ये ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को रोक देता है। स्किन के अंदर से पानी आबी बुखारात बन के जो हमारे हर वक्त निकल रहे हैं, जिसको आप लोग इनसेंसिबल वाटर लॉसेस बोलते हैं, तो उसको वो ब्लॉक कर देता है, स्टॉप कर देता है।
लेकिन इटसेल्फ वो एक मॉइस्चराइजर नहीं है। अब ये है बहुत अच्छा क्योंकि हर जगह अवेलेबल है, हर इंसान यूज कर सकता है। चंबल के पेशेंट, ड्राई स्किन के पेशेंट्स, सोराइसिस के पेशेंट्स, इक्थायोसिस के पेशेंट्स, इकोनॉमिकल भी है लोगों के लिए। इकोनॉमिकल है, बिल्कुल इकोनॉमिकल है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जहन में रखना चाहिए कि देयर आर सम स्किन प्रॉब्लम्स जो कि इसके साथ एग्रीवेट हो सकती हैं, क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है ऊपर से। इसलिए अगर हल्का सा भी इन्फेक्शन है तो वहां ब्लॉक होने से बढ़ जाएगा। हल्की सी फिंसी है तो वो बड़ा सा फोड़ा बन सकता है। ठीक है। अगर फंगल इन्फेक्शन के ऊपर आप पैराफिन वैक्स लगाई जा रहे हैं, फंगस तो पहले ही स्किन के ऊपर ग्रो कर रही है, स्किन इट लव्स स्किन ना, केराटिन। तो अगर आप ऊपर वेजलिन लगाए जा रहे हैं और उसके पास एम्पल जगह है, वो फैलना शुरू कर देगी। ठीक है। तो इन्फेक्शन किसी भी सॉर्ट का हो, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, उसके ऊपर पैराफिन वैक्स से क्लोज करना स्मार्ट साइंस नहीं है। जहां पे हम आपको बताएं, पेशेंट्स को बताएं, वहां पे इट्स वेरी इजीली अवेलेबल चीपर थिंग, तो ये की जा सकती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा, आपके क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार पेशेंट रिपोर्ट होते होंगे, हमारे भी होते हैं। वो लोग जो ऑफिसेज में काम करते हैं या ऑफिशियल उनका कारोबार है, या वो सिटिंग है उनकी, या वो किसी भी तरह से वेल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो आपको पता सॉक्स और शूज का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान में उनकी पाँव की जो अपनी फिंगर्स होती हैं, उसके दरमियान वाले हिस्से पे उनको फंगल, इचिंग या वो फटना शुरू हो जाते हैं। इसको वो किस तरह रिकवर कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं? इसका सबसे आसान नुस्खा तो ये है कि पाँव को बार बार हवा लगवाएं। ज्यादा लंबी टाइम के लिए बंद जूते ना पहने, यानी अगर 4-5 घंटे से ज्यादा सिटिंग है तो एक आधी दफा बीच में सॉक्स वगैरह उतारें। बिल्कुल उतारें, पाँव को हवा लगवाएं। और अक्सर लोगों को ये आइडिया होता भी है। ठीक। तो बाकी ये है कि उसको कंट्रोल करने के लिए टर्बिनाफिन बेस्ड क्रीम अप्लाई की जा सकती है अगर वो हो ही गया है फंगल इन्फेक्शन। ठीक है। और अगर एक से ज्यादा फिंगर वेब में है या टो वेब में है तो फिर ओरल ट्रीटमेंट लाजमी हो जाता है, विच इज फॉर अ मंथ, 1 महीने का कम से कम ये फंगल। इसके अलावा टोलनेफ्टेट पाउडर आता था एक जमाने में, अब नहीं आता। कहीं पे भी एंटी फंगल पाउडर अगर किसी को प्रोविजन हो, कहीं से मिल जाए, तो वो काफी कमर्शियल बेस पे यूज हो सकते हैं। शूज के अंदर हम उसको डस्ट कर सकते हैं, जुराबे पहनने से पहले हल्का सा पाउडर लगा सकते हैं, वो बड़ा बेनिफिशियल है, टोलनेफ्टेट पाउडर। तो लेकिन पाकिस्तान की सेटिंग में लैमिसिल क्रीम भी अगर आप यूज कर लें रेगुलर, तो उसके साथ आपका ये मसला हल हो सकता है। दूसरा, ये बार बार जो है ना, जिस तरह हम लोग अभी सब मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि 5 वक्त वजू करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बगैर शायद हम नमाज नहीं पढ़ सकते। उसमें ये फंगस, इन जो इन्फेक्शन वाले पाँव हैं, मैं नहीं रिकमेंड करती कि वो 5 दफा उसको पानी में डालें, क्योंकि बार बार पानी में डालने से ये फंगस बढ़ेगी। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी सहूलत दी है बहुत ज्यादा, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। एक वजू में 2 नमाजें पढ़नी चाहिए और 1 दफा उसको अच्छी तरह साबुन पानी से दिन में धोएं। बाकी टाइम में मेरे ख्याल में मसा वगैरह से आपको करना चाहिए, उससे बेहतरी आ सकती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एनर्जी बूस्टर ड्रिप्स जो है ना, ये लगा के तो मुआशरे की जितनी भी कमेटियां होती हैं वो उधर लग जाती है। अब कुछ बेचारी जो हमारी फीमेल्स होती हैं, वो अपने आप को गोरा करने के चक्कर में, स्किन में ग्लो पैदा करने के चक्कर में, जो भी उनकी जमा पूंजी होती है वो एनर्जी बूस्टर ड्रिप्स पे लगा देती है। तो इसकी रियलिटी क्या है? इसकी रियलिटी बहुत थोड़ी है, अनफॉर्चुनेटली। बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग लगेगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन इसमें उतनी रियलिटी नहीं है जितनी हाइप क्रिएटेड है। यानी 100 में से 25%, 100 में से नहीं, 15% आप कह लें, 15 to 20%, यानी 15% उसको फायदा। हाँ, 15% उसको फायदा जो एनर्जी जो उसको मार्केट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़े कॉस्टली है ना। मतलब मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं जो बहुत जिद करते हैं, उनको हम लगा भी देते हैं। पहली बात है हमारा समझाना। यस, तो पहले हम एजुकेट करते हैं, समझाते हैं, पर अगर किसी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और वो इस पे लगाना चाह रहा है, और मुझे पता है कि अगर मैं नहीं मानूंगी तो वो किसी टॉम, डिक एंड हैरी के पास जाके लगवा ही लेगा, देन भी ऑब्वियसली हो, तो वो 10 to 15,000 मिनिमम है, और उससे ज्यादा भी पर ड्रिप चार्जिंग हो जाती है अगर वो सोर्सेज आपके इटालियन हैं, यूरोपियन सोर्सेज से अगर आपने ले लिए हैं। तो यस, इनमें है हकीकत, यू डू फील एनर्जेटिक, आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स की वो ड्रिप के अंदर प्रोविजन है, विटामिन सी है, वो आपको फायदा जरूर देता है। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, आप अच्छे फ्रूट्स खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, विटामिन सी की गोली भी आप खा सकते हैं, नींबू पानी आप बना के घर में पी सकते हैं, आप एक्सरसाइज डेली कर सकते हैं, 30-35 मिनट के लिए तेज वॉक कर सकते हैं, तो आपको इस एनर्जी बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपके एनर्जी बूस्टर है। ऑफ कोर्स। नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम बात करेंगे तो हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं क्वीन ऑफ डर्मेटोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर आयशा घियास। तो प्रोग्राम की इस ब्रेक के बाद हम दोबारा से अपनी गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है हेल्थ स्पेशल, इसमें हम बात कर रहे हैं कि आपकी बॉडी के लार्जेस्ट पार्ट जो स्किन है, इसको खूबसूरत कैसे रखा जा सकता है।
इसकी हिफाजत कैसे की जा सकती है और इसको कोएक्स से किस तरह बचाया जा सकता है। गैर ज़रूरी ट्रीटमेंट लेके इसकी जो बीमारियां, जो निशानात होते हैं, या इसकी ऐसी जो आपकी बॉडी के ऊपर कोई क्रोनिक डिजीज चल रही होती है स्किन से रेलिवेंट, उसको मजीद जो है वो बढ़ने से रोका जा सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपने इस प्रोग्राम में हमारे जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो खूबसूरत अंदाज में आपकी रहनुमाई करते हैं और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। आज हम जैसे कि बात कर रहे थे स्किन के ऊपर, हमने स्किन केयर के ऊपर बात की, फिर इसके अलावा हमने एस्थेटिक प्रोसीजर के ऊपर बात की, नेल फंगल जो है उसके ऊपर बात की। इससे आगे अब हम बात करते हैं कि बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी कोशिश करेंगे कि हमारी जो गेस्ट हैं वो खूबसूरत अंदाज में आपको इस तरीके पे लाएं ताकि आप अपनी स्किन को किस तरह खूबसूरत बनाएं और अपना लाइफ जो डिसिप्लिन है आपका, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, फिजिकल एक्टिविटी का, उन सारी चीज़ों को अगर आप नॉर्मलाइज करते हैं तो किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को भी आसान कर सकते हैं और आप अपनी स्किन को भी खूबसूरत बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपके साथ जारी थी। तो एनर्जी बूस्टर ड्रिप्स के ऊपर जैसे हमने बात की तो मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि लोगों के जहन में ग्लूटाथायोन का बड़ा जिक्र आता है। आजकल हम देखते हैं तो वेब के ऊपर डिफरेंट किस्म के पोर्टल बने हुए हैं। अब उन्होंने क्रीम्स भी बनाना शुरू कर दी हैं, टैबलेट भी हैं, कैप्सूल भी हैं। कोई भी बंदा जो अपनी स्किन को ग्लो करवाना चाहता है या गोरा होना चाहता है या चिट्टा होना चाहता है, वो इन कैप्सूलों को कब से कब तक इस्तेमाल करे और जो क्रीम है उसको कितनी देर तक अप्लाई करे तो उसको फायदा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर तनवीर, जो ग्लूटाथायोन है उसमें ऐसी कोई सेकंड बात नहीं है एंटीऑक्सीडेंट होने में। ठीक है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो रिपेयर करता है वियर एंड टियर को, और वाइटनिंग में उसका कुछ हद तक रोल है, बट वो कंट्रोवर्शियल है। किसी भी रिसर्च स्टडी में, किसी भी ऑथेंटिक जर्नल में ये बात वसूख से साबित नहीं हो पाई कि ग्लूटाथायोन आपकी स्किन वाइटनिंग में बहुत मेजर किरदार अदा करता है या आप उससे बहुत अच्छी स्किन वाइटनिंग अचीव कर सकते हैं। नो, ये तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं। चूंकि स्किन वाइटनिंग का एक हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स है, इननेट एक कॉम्प्लेक्स है जिसके साथ हम सब जी रहे हैं और हमें वाइटनिंग का क्रेज है, तो इस चीज को कैश किया मार्केट ने और इस वजह से ग्लूटाथायोन के बहुत ढेरों से ब्रांड्स जो हैं वो कैप्सूल्स और अब क्रीम्स लेकर लॉन्च हो गए। अगर पब्लिक लगाना चाहती है तो मैसेज यही है कि पहले कंपनी आइडेंटिफाई करें, ओवर द काउंटर अवेलेबल कोई भी चीज एबीसी खरीद के मुंह पे ना लगाएं। ये चीजें खराब करके अक्सर पेशेंट आते हैं और पॉकेट खाली हुई भी होती है जब हमारे पास आते हैं। फिर कहते हैं फीस नहीं है। हाँ, फिर कहते हैं फीस नहीं है। और वो बड़ा मजेदार, वो मुझे याद भी आ गई बात कि हर क्लिनिक में वैसे तो होता है, लेकिन अभी परसों वो पेशेंट ने बड़ा इंसिस्ट किया कि डॉक्टर साहब आप ना फीस बहुत ज्यादा है आपकी, हालांकि मेरी फीस ही बहुत मुनासिब सी है। तो कहती है कि वो ना आप डिस्काउंट कर दें। मैंने डिस्काउंट कर दी, उसके बाद कहती है और डिस्काउंट करते हैं, मैंने और करा दी, उसके बाद कहती है ये ना रहने ही दें। मैंने कहा अच्छा चलो देख लेते हैं, बता दें आप ना। उसके बाद जब उसने मुझसे फरमाइश की वाइटनिंग क्रीम लिखने की तो मेरी असिस्टेंट ने इस चीज का उसको भांप गई वो जल्दी, तो वो कहती है कि उनको इंटरप्ट किया उसने मुझे, कहती है बाजी जी सब तो अच्छी क्रीम है ना वो हैगी 15,000 दी, ते हुण तुसी दसो लिखिए कि ना लिखिए। एंड यू वॉन्ट बिलीव के पेशेंट ने कहा तुसी लिख दो, मैं ले लांगी। और मैंने उससे कहा मैं कोई ऑप्शनल लिखूं, कोई हल्की लिखूं, सस्ती लिखूं? उसने कहा नहीं, जड़ी सब तो चंगी है कुड़ी कह रही ना तुसी ऐसे लिखो। अब हम क्या करें, पब्लिक फिर कहती है कि डॉक्टर जो है ना वो पता नहीं। तो कमिंग बैक टू योर टॉपिक, जो ग्लूटाथायोन क्रीम अच्छी मार्केट ने बनाई है, अच्छी कंपनी ने उसको लॉन्च किया है, वो डॉक्टर्स रिकमेंड भी करते हैं पेशेंट्स को वो लगा लें और खा भी सकते हैं वो कैप्सूल्स। मिनिमम 3 to 4 months का ड्यूरेशन होता है जो आपने पूछा इसको काम करने के लिए, और 1000 मिलीग्राम डेली खाना चाहिए। 500 मिलीग्राम की गोली डेली खाने से कोई खास फायदा नहीं होता। यानी वो अगर लेनी है तो 2 लेंगे या सुबह शाम? हाँ, सुबह शाम ले लें, 2 टैबलेट्स ले लें। ग्लूटाथायोन बेस्ट वर्क्स विद विटामिन सी। अगर आप ओरल विटामिन सी या लेमू पानी ही दिन में 1-2 दफा पी लें उसके साथ तो उसका एक्शन डबल हो जाता है। ठीक है। प्लस ड्यूरिंग दिस ग्लूटाथायोन ओरल डोज यू शुड टेक केयर ऑफ योर लिवर फंक्शन। वो गाहे बगाहे एलएफटीज जो हैं वो कराते रहें कि वो खराब ना हो रहे हैं, बिकॉज इसका डायरेक्टली लिवर के ऊपर इम्पैक्ट आता है समटाइम्स। बल्कि मैं तो बेस लाइन पे लिवर टेस्ट करा के ही एडवाइस करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। एंड फोर्थली सनस्क्रीन प्रैक्टिसेस, अच्छी स्किन केयर, उसका साथ में रोल है। अगर हम वो नहीं करते तो खाली ग्लूटाथायोन खाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल करंटली मैंने देखा है कि पिछले कुछ 2-3 वीक्स में हमारे क्लिनिकल ट्रायल पे इस तरह के पेशेंट रिपोर्ट होना शुरू हो गए कि अब ये जो धूप निकलती है ना, ये मेरे मुंह पे सुइयां चुभने जैसी कैफियत फील होती है। या कुछ लोग कहते हैं मैं चूल्हे के पास जाती हूँ या एसी से बाहर निकलती हूँ तो मेरे मुंह के ऊपर मुझे ऐसी फीलिंग आती है, तो इसकी क्या रीजन है?
इसमें कुछ लोगों को तो स्किन सेंसिटिव होती है, कुछ लोगों की स्किन ड्राई और सेंसिटिव है, वो लोग चूल्हे के आगे भी जाएं तो एकदम लाल मुंह हो जाता है, हीटअप हो जाता है, और धूप में भी ऐसी कैफियत होती है। लेकिन ज्यादातर लोगों की स्किन जो है वो खराब हुई है विद द इफेक्ट ऑफ सम क्रीम्स जो कि जरूरत नहीं थी उनकी ना, हाँ, स्टीरॉयडल क्रीम्स, मर्करी कंटेनिंग क्रीम्स, हाइड्रोक्विनोन कंटेनिंग क्रीम्स, ये सारी क्रीमों के अंदर ये इन्होंने डाले होते हैं। और जब इनकी मेडिकल टेस्टिंग हम कराते हैं स्पेशल इदारों से तो उसके अंदर वो पता भी चलता है कि कितनी डाली हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है कोई कानून, तो वो सब मार्केट में पड़ा हुआ है ओपन खुलेआम, तो वो ना लेके लगाएं। ज्यादातर लोगों की स्किन उस वजह से सेंसिटिव हुई भी होती है। लेकिन इसमें ये उनके लिए मैसेज यही है पब्लिक के लिए कि अगर इस तरह की कोई चीज है आपकी स्किन के ऊपर, बर्निंग हो रही है, इचिंग हो रही है और हीटअप हो रही है वो बहुत ज्यादा, तो आप उसके लिए सूदिंग कामिंग क्लेंजर्स यूज करें। फेस वॉश को छोड़ दें, साबुन को छोड़ दें, क्लेंजर्स यूज करें जो कि सूदिंग हो, हाइड्रो बूस्ट टाइप चीजें वो जो यूज करें। मॉइस्चराइजर्स हर जगह अवेलेबल हैं, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी नहीं है, तो अच्छे से मॉइस्चराइजर जो है वो जरूर लगाएं। सनस्क्रीन्स हर जगह अवेलेबल है, धूप में जाने से पहले मॉइस्चराइजर लगाएं, उसके ऊपर से सनस्क्रीन लगाएं डबल लेयर। और चूल्हे के पास जाने से पहले किसी सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती, यूजुअली उसको अवॉइड करें, क्योंकि लेयर बाय लेयर लगा के फिर चूल्हे के पास जाएंगे तो और ज्यादा इरिटेट ही होगा। बेयर फेस के साथ मुंह धो के इस चूल्हे का काम करें, गाहे बगाहे ठंडे पानी के छींटे मारते रहें। और अगर जिस भी वजह से स्किन सेंसिटिव हुई हुई है, रोजेशिया इज अनदर मेडिकल कंडीशन जिसमें ये सारा कुछ आता है, तो गेट इट ट्रीटेड फर्स्ट। 15 से 20 दिन से ज्यादा अगर कोई इंसान अपनी लाल स्किन को ट्रीट नहीं करता तो वो अपने साथ ज्यादती करता है, फिर वो लंबा चलेगी। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, पीछे आपने देखा है कि वायरल इन्फेक्शन जब फैलता है, हमारे मुल्क में दुनिया भर में वायरल इन्फेक्शन की डिजीज भी आती है, तो मिंकी पॉक्स का भी आपने नाम सुना, लोगों को दाने निकलना शुरू हुए हाथों पे, बॉडी के ऊपर। अब इन दानों के अगर किसी के निशान बाकी रह गए तो क्या वो खत्म हो सकते हैं? देखें, जो मंकी पॉक्स है उसके तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि कुछ केसेस ही आए और उसके बाद हमने फर्दर उसको हमने नहीं देखा। ठीक है, तो इसलिए हमने बहुत ज्यादा केसेस मंकी पॉक्स के स्कार्स के नहीं देखे हुए। हाँ, अलबत्ता चिकन पॉक्स के स्कार के केसेस हम रोजाना बेसिस पे देखते हैं, और अनफॉर्चुनेटली चिकन पॉक्स के जो स्कार्स हैं दे आर ऑलमोस्ट परमानेंट, अनलेस के हम उनको लेजर या सर्जरी से ट्रीट करें, और हमें करना भी पड़ता है एट टाइम्स। इसमें बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जिस टाइम पे चिकन पॉक्स हुआ है, या गॉड फॉरबिड अगर कभी किसी को खुदा ना खास्ता ये मंकी पॉक्स अगर फैल जाए और अगर हो जाए, तो उसको टाइमली ट्रीट कर लें। जितना टाइम वो पीप वाला दाना स्किन के ऊपर बना रहेगा, वो उतने टाइम में उस स्किन को खा जाएगा, स्किन गल जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगी मेडिकली, और वहां पे उतने ही चांसेस होंगे गड़ा या स्कार बनने के। तो एज मच जितना ज्यादा आप उसको जल्दी ट्रीट करेंगे उतना अच्छा है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, फेस के ऊपर जो एक्नी बनती है उसके जो निशान बाकी रह जाते हैं, या आपकी जो आईज है उसके इर्द गिर्द अगर कुछ स्कार इस तरह की हो जाती है कि डार्क सर्कल वगैरह बन जाते हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? इसका डॉक्टर तनवीर कोई सिंगल बेस्ट ट्रीटमेंट तो नहीं है, देयर आर मेनी थिंग्स हु गो अलोंग एंड गो टुगेदर। उसमें अगर आप पर्टिकुलरली अराउंड दी आईज बात करें तो चूंकि ये वाली स्किन सबसे थिन है चेहरे पे, तो सबसे ज्यादा इसी के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, और डार्क भी पहले यही होती है, रिंकल्स भी यहीं पे सबसे पहले आते हैं। तो इस एरिया की प्रोटेक्शन उतनी जरूरी है जितनी हाथों पांव की या बाकी चेहरे की। तो इसके ऊपर मॉइस्चराइजर, इसके ऊपर सन ब्लॉक, गॉगल्स, धूप में जाने से पहले बड़े वाले सनग्लासेस जो यहाँ पे यूवी लाइट ना पड़े, ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। नींद पूरी करना भी जरूरी है, स्क्रीन टाइम का कम होना भी जरूरी है, अच्छी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स खाना ये भी जरूरी है। अच्छा, इसके बाद फिर रोल आ जाता है क्रीम्स का या सीरम्स का। तो वो अराउंड आई एप्लीकेशन के लिए आर्जिलिन बेस्ड सीरम, हाइलोरॉनिक एसिड बेस्ड, एजाइलिक एसिड बेस्ड, विटामिन सी बेस्ड, ग्लाइकोलिक एसिड टू सम एक्सटेंट, एंड अल्फा आर्बुटिन बेस्ड, ये सारे काफी कमर्शियली अवेलेबल सीरम्स या क्रीम्स हैं जो अराउंड आईज लगाने से डार्क सर्कल्स इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट्स को हम डिटेल्ड हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद ये सारी चीजें बताते हैं। और फिर नॉट टू फॉरगेट स्ट्रेस। कुछ लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, और स्ट्रेस जैसे ही वो स्ट्रेसफुल पीरियड से निकलते हैं, वो पहली चीज जो मुंह पे आती है डार्क सर्कल्स, रोने से, आंखें मलने से। एटोपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स जो हैं उनकी आंखों के सर्कल बहुत बड़े होते हैं। फिर कुछ लोग आई कॉस्मेटिक्स, मेरे जैसे लोग जो बहुत लगाते हैं, तो वो कुछ इरिटेट भी कर देती हैं, आंखों में खारिश होती है, तो फिर वो मलना शुरू कर देते हैं, उसके साथ भी आई सर्कल्स बनते हैं। ये सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा कि डेंगू हमारे मुल्क में चल रहा था, डेंगू फीवर के साथ लोगों के प्लेटलेट डाउन होते थे। अब अगर कोई पेशेंट डेंगू से रिकवर होके आया और उसकी स्किन में जो है उस तरह का ग्लो नहीं रहा, या स्किन के अंदर उस तरह की शाइन नहीं है, तो क्या डेंगू के इफेक्ट जो है वो स्किन के ऊपर भी इस तरह रहते हैं?
बिल्कुल, डेंगू का इफेक्ट ना सिर्फ स्किन के ऊपर होता है, हेयर के ऊपर होता है। पोस्ट डेंगू हेयर लॉस बहुत ज्यादा देखा है हमने। ठीक है। इसको हम टिलोजिन की एक वैरायटी में फिट करते हैं और इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है बहरहाल। ठीक। और जो स्किन की आप बात करते हैं, जब डेंगू से रिकवरी शुरू होने लगती है तो तब स्किन के ऊपर रैशेस भी बहुत सारे आते हैं, पर्टिकुलरली स्किन के ऊपर अर्टिकेरियर और ब्लैंचेबल से रैशेस आते हैं और उनको भी ठीक करना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम इट, जो आप कह रहे हैं स्किन के ऊपर ग्लो जो अफेक्ट होती है, खराब होती है, तो यस वो भी डेंगू फीवर के बाद बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पेशेंट गोज थ्रू डिहाइड्रेशन, फिर प्लेटलेट कम होने की वजह से ब्लड की विस्कोसिटी चेंज होती है। इस सारी चीजों से स्किन के ऊपर फर्क पड़ता है। तो करना ये चाहिए कि डेंगू से जब पेशेंट रिकवरी फेज में जाता है, दैट पेशेंट शुड यूज एम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये जो ऑर्गेनिक और नेचुरल और गॉड मेड जो चीजें हैं, ये हमारे लिए हीलिंग प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल है और ये हमें सारी ना सिर्फ इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल हीलिंग भी करवाते हैं और उससे हमें बहुत फायदा होता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में, बड़ों में, उनके सर के अंदर जो है ना, वो हेयर के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और वो बच्चे लेके आते हैं कि जी हमने वक्ती तौर पे कोई दवाई लगाई थी, ठीक हो गया। तो इसको रिकवरी में कितना टाइम लगता है और इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बच्चों के सरों में फंगस एक में हो ना तो बाकियों को भी फैल जाता है, क्योंकि स्टार्ट में अगर आपको पता लग गया ना हल्का सा भी कि ये फंगस है, उसकी निशानियां भी मैं बताऊंगी जी। तो बच्चे का कंघी, तौलिया, तकिया, बिस्तर ये अलग कर देना चाहिए। यही वो चीजें हैं जहां से एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फंगस मुंतकिल होती है। ठीक है। और निशानी क्या होती है? शुरू में एक पैच, बालों में का एक पैच जो है ना, वहां से बाल कमजोर होके, फ्रेजाइल होके, टूट फूट के उतर जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे बालझर का पैच बन गया। ठीक है। राउंड सा सर्कल सा, वहां से रिंग टाइप, वहां से बाल उतर जाएंगे। अगर गौर से देखो तो ब्लैक डॉट्स नजर आएंगे, जहां जहां से बाल टूट के गिर गए फंगस की वजह से, तो काले डॉट्स नजर आएंगे। अगर फंगस को टाइम पे ट्रीट नहीं किया, उसमें मल्टीपल इन्फेक्शंस होते गए, फंगल इन्फेक्शंस, तो वो फिर कीरियन या फेवस हम उसको बोलते हैं, वो एक बॉगी सा प्लाक बन जाता है, इन्फेक्टेड, और वो ड्राई बिल्कुल नहीं होता। उसमें बुखार भी हो जाता है पेशेंट को, समटाइम्स झटके लगने लग जाते हैं, हेडेक होता है सिवियर, और फिर उसके बाद सुपर एडेड उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब अगर फंगल इन्फेक्शन चाहे हल्के वाला हो, ग्रे पैच या ब्लैक डॉट या फेवस कीरियन की कैटेगरी में हो, कम से कम ट्रीटमेंट भी 2 to 3 months का चाहिए। ठीक। अगर वो ट्रीटमेंट हम कम करेंगे तो वो रिकरेंट होगा, बार बार आएगा। ठीक है। तो 2 to 3 months का ट्रीटमेंट इज मिनिमम विद एंटी फंगल्स। और एंटी फंगल इज नॉट समथिंग कि जो आप ओवर द काउंटर ले लें, दुकान से जाके ले लें। दिस इज समथिंग जो कि डॉक्टर ने आपको बतानी है, क्योंकि वो बच्चे की सेहत और उसके वजन के मुताबिक बतानी है। ठीक है। और ये ऐसे हम नहीं उठा के लगा सकते। हाँ, घर में लगाने के लिए टर्बिनाफिन बेस्ड लोशंस जो हैं, ये वो लगा सकते उसका हैं। मॉलिक्यूल होगा। हाँ जी, टर्बिनाफिन उसके अंदर मौजूद हो, तो उस तरह के लोशंस जो हैं आप सर में लगा सकते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्प्रेड, कि वो आगे ना बढ़े। बट इसका ओरल ट्रीटमेंट मस्ट है। मैंने ये देखा है, लोग सालों साल लगाते रहेंगे, लेकिन जब तक ओरल नहीं खाएंगे, टीनिया कैपिटिस या सर का फंगस ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जैसे कि बात कर रहे थे कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो है ना, ये आजकल बहुत चल गए। इस प्रोसीजर में स्किन की कौन कौन सी डिजीज या किस तरह स्किन को ट्रीट किया जा सकता है, या इसके क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें आती हैं? एस्थेटिक्स जो है ना, वो एक बहुत ब्रॉड साइंस है। अब तो ब्रिटिश डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन इसको सेपरेट मेडिसिन भी कह सकते हैं कि ये डर्मा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, ये हर स्पेशलिटी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसको अब एक अलग साइंस का दर्जा दे दिया गया है, एक अलग स्पेशलिटी का दर्जा दे दिया गया है यूरोप में ना। तो अब इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर रिमूवल लेजर एस्थेटिक्स का पार्ट है, और ये वो चीज है जिसको मैं एस्थेटिक्स भी नहीं, इसको तो मैं डर्मेटोलॉजिकल बीमारी ही बोलती हूँ, क्योंकि इससे अफेक्टेड लोगों को जब हम ठीक करते हैं तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रिमूवल ऑफ गैर जरूरी बाल, उसके बाद एस्थेटिक्स में जिन लोगों को लगता है कि उनके फेस के ऊपर ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, दे कैन टेक हाइड्रोफेशियल सर्विसेज। जिनके पिगमेंटेशन है, फ्रेकल्स हैं, मेलाज्मा है, दे कैन टेक हाइड्रोफेशियल एज वेल एज केमिकल पील एंड मेसोथेरेपी एंड क्यू स्विच लेजर एंड पिको लेजर, इस तरह की ऑप्शंस ले सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है एजिंग के साइंस आने शुरू हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया, स्किन लटक गई है, रिंकल्स पड़ गए हैं, तो उसके लिए वी हैव ऑप्शंस ऑफ बोटॉक्स। जिसको हम कहते हैं कि झुर्रियां पड़ना शुरू हो गई, झुर्रियां पड़ना शुरू हो गई, तो उसके लिए बोटॉक्स की ऑप्शन है, फिलर्स की ऑप्शन है, थ्रेड लिफ्टिंग की ऑप्शन है, और इसके अलावा हाइफू की ऑप्शन है, आरएफ माइक्रो नीडलिंग। ये सारे वो मैंने चीजें बोली हैं जो एस्थेटिक प्रैक्टिसेस में हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। हम पेशेंट के एक्चुअली डिजायर पूछते हैं, उसके कंसर्न्स पूछते हैं,
पूछते हैं कि आपको आपके फेस के ऊपर क्या चेंज चाहिए। किसी को आईब्रो ऊंची चाहिए तो किसी को चीक्स की प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, किसी को जॉ लाइन की डेफिनेशन चाहिए, किसी को लिप्स को एनहेंस करना है। ये सारी चीजें एस्थेटिक्स में आती हैं एंड देन वी गिव देम पॉसिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ये हो सकते हैं, ये इनकी प्राइसेस हैं, कुछ को इकट्ठा कंबाइन भी कर सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स अफोर्डेबिलिटी ही कैन पिक एंड चूज। ठीक है नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत और मुदल्लल अंदाज के अंदर बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की और कोशिश की कि आपकी स्किन जो है, चूंकि स्किन ऐसी चीज़ है जहाँ से आपका इंटरेक्शन होता है, आप लोगों से मिलते हैं। इसी तरह जब आपके घरों में कोई फंक्शन होता है तो हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं खूबसूरत दिखूँ, मेरे ऊपर कोई गैर ज़रूरी बाल ना हो, मेरा फेस क्लियर हो, मेरे हैंड क्लियर हो और मेरी बॉडी जो है वो प्रॉपर एक नज़र आए। तो डॉक्टर साहब ने प्रॉपर तरीके के ऊपर आपको ये बताने की कोशिश की कि किस तरह आप अपने आप को इंटरनली और एक्सटर्नली खूबसूरत बना सकते हैं। चूँकि हम जब बात कर रहे हैं तो हम पंजाब में हैं और पंजाब जो है वो तकरीबन कोई 13 करोड़ की आबादी है। इसके अलावा अगर हम दुनिया में बात करें तो पंजाबी समझने वाले तकरीबन कोई 50 करोड़ से ऊपर के लोग हैं जो हमारी इस लैंग्वेज को पसंद भी करते हैं और इसको सुनना भी चाहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं आपसे इस सूबे की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि वो लोग ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰੀਕ ਹੋਂਠ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ख्वाहिश ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ख्वाहिश ਹੈ ਕਿ ਹੋਂਠ ਬਾਰੀਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੈਲੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਚਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਚਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਟ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਨਾਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਫੈਟ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਾ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚਿਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਮੱਖਣ, ਹੋਮਮੇਡ ਮੱਖਣ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਤਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਗਿਆਸ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖਰੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਲਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਮਖਾ ਕਿਸੇ ਹਮਸਾਈ ਦੇ, ਭੈਣ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰੀਮਾ ਸ਼ਰੀਮਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਲਦ ਦੀ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਓ, ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 30-40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਜੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਕਰ ਲੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਗੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਦੁਖਣਗੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡੋਰਫਿਨਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਪੀ ਹਾਰਮੋਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਜਿਲਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਗਿਆਸ, ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਲਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, YouTube, Facebook, TikTok ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਲਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ, ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਥ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ, ਮੱਖਣ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਪਰਾਠੇ ਖਾਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ। ਅਗਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਖੋਖਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਬੁਰੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਦਾएं ਬਾएं ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੈਸਟ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।